हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12th की फिजिक्स के फुल सिलेबस के बारे में। जी हाँ, क्लास 12th की फिजिक्स के 2024-25 के एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स के पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से एनालाइज करके हम आपके सामने ये वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपको इस सिलेबस को फुल एनालाइज के साथ साथ ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या सिलेबस है फिजिक्स का और सीबीएसई बोर्ड में क्या क्या चीज़ें इस बार आ सकती हैं, क्या क्या नहीं आ सकती हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, किसको आपको ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, किस टॉपिक को कम वैल्यू देनी चाहिए, किस टॉपिक पे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पढ़ने चाहिए, किस पे ज़्यादा थ्योरी पढ़नी चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिस्कशन आज इस वीडियो में आपसे करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप चाहें तो हमारे इस वीडियो को 2x पे करके भी आराम से देख सकते हैं आप, बट इसको देखिए ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन होगा कि हाँ, मैंने इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया है, जिसमें आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको सिलेबस को लेकर के भी पूरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सीबीएसई सिलेबस 2024 जो कि पूरी तरह से रिलाइज है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे इस वीडियो में हमने क्या क्या आपको बताने की कोशिश की हुई है। इस वीडियो में है हमारे पास जो फिजिक्स का सिलेबस, यानी पहली बात तो हम आपको सिलेबस को दिखाएंगे और सिलेबस को इसमें आपको रीड कराएंगे एक एक करके चैप्टर वाइज। जो सीबीएसई की वेबसाइट से हमने लिया हुआ है उस सिलेबस को हम इसमें दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि देखिए इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, चैप्टर वाइज क्या क्या सीबीएसई ने दिया हुआ है और क्या क्या उसने कहा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक वाइज खुद एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर को कम पढ़ना चाहिए, या कौन से चैप्टर में सीबीएसई के सिलेबस के बाद इंपॉर्टेंस ज़्यादा किस टॉपिक पे देना चाहिए और किसके लिए न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, व्हाट न्यू। और हम लोग ये देखेंगे कि क्या इस सिलेबस में क्या नया ऐड किया गया है, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में क्या इस बार कुछ अलग दिया गया है या कुछ कट आउट किया गया है। इन चीज़ों के भी हम यहाँ पे देखेंगे। थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स को अलग अलग एनालाइज करेंगे, चैप्टर वाइज सिलेबस को एनालाइज करेंगे और ये भी देखेंगे कि किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, किसको कम प्रेफरेंस देना है। इंपॉर्टेंस चैप्टर्स बताया जाएगा और चैप्टर के वेटेज को भी आपको लेकर के आपके साथ हम इसको लेकर डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, किसको नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि सीबीएसई ने जो सिलेबस रिलीज किया हुआ है 2024-25 का वह क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, यानी कि यूनिट फर्स्ट में आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट फर्स्ट में है, जिसमें चैप्टर 1 है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या डिस्कस किया गया है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, यानी कि बेसिकली कूलम्स लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, चार्ज के कंजर्वेशन के बारे में और मल्टीपल चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इतनी चीज़ें जो है हमें चार्ज के बारे में स्टडी करनी है। उसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग देखेंगे उसी चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ बेसिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पता हो, इसकी डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लेके आपको एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में आपके दो डेरिवेशन यहाँ पे कराए गए हैं। टॉर्क ऑन अ डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसका जो टॉर्क एक्ट करता है, आपने पढ़ा होगा टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। ये इतनी टॉपिक्स जो हैं आपके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक्स में इंक्लूड है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस की थ्योरम का स्टेटमेंट और गॉस की थ्योरम के स्टेटमेंट का एप्लीकेशन क्या क्या है, जिसमें आप 3 टाइप्स के डेरिवेशन, 3 तरह के डेरिवेशंस को आप पढ़े होंगे। इन्फाइनेटली लॉन्ग स्टेट वायर के कारण, इन्फाइनेटली प्लेन शीट के कारण आपने ये, और चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा। तो ये सब चीज़ें आएंगी। स्फेरिकल सेल में आपको केवल इनसाइड और आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड का देखना है, बाकी सब नहीं। ठीक है, मतलब सॉलिड स्फेयर आपको नहीं देखना है, केवल स्फेरिकल सेल देखना है। तो ये था फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को लेके। ठीक है, उसके बाद सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल और कैपेसिटर। उससे पहले हम आपको फर्स्ट चैप्टर में
अपनी तरफ से इसको एनालाइज करके कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहेंगे। तो चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, अभी हमने आपको सिलेबस इंट्रोड्यूस कराया कि सीबीएसई ने क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड की है। इसके बाद हम लोग अपना एनालिसिस करते हैं। यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 3 पार्ट में ये सिलेबस है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इस यूनिट का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के लिए कौन कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, देखिए कूलम्स लॉ यानी फोर्स बिटवीन चार्जेस, जो टू चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस हैं उनको लेकर के जो कूलम्स लॉ उस पर न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। सुपरपोजिशंस को लेकर के चार्जेस के जो सुपरपोजिशंस हैं उस पर लेकर न्यूमेरिकल्स आते हैं, यानी कि जो मल्टीपल्स ऑफ चार्जेस रख देंगे और उसके कारण एक रिजल्टेंट फोर्स पूछता है, ट्रायंगुलर शेप में या लीनियर शेप में उसको रख देते हैं, तो चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो फोर्सेस हैं उसको लेकर के न्यूमेरिकल आता है। उसके बाद आपका जो आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में न्यूमेरिकल आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर न्यूमेरिकल आता है और गॉस थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल आता है। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंस हैं हमारी तरफ से, जो हमने एनालाइज किया है लास्ट ईयर के क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद। मोस्टली यहाँ से आते ही हैं क्वेश्चंस, ठीक है, न्यूमेरिकल के पर्पज से। और इनर टॉपिक्स भी हो सकते हैं जिससे आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं जिससे न्यूमेरिकल फंस सकते हैं आपको। तो इन सब टॉपिक्स को आप न्यूमेरिकल के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, यानी इन सब टॉपिक्स पे जो न्यूमेरिकल हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। हर टॉपिक से आप 8 से 10 न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे। हम कोशिश करेंगे इस चैनल पर भी हम टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की कराएं और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए टॉपिक वाइज अब तक लास्ट 5 ईयर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, न्यूमेरिकल कितने आए हैं और थ्योरी कितने आए हैं। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए, अगर आप चाहते हैं हम इस पर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट में इस चीज़ को जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए, गॉस थ्योरम, तो ये थे हमारी वे टॉपिक्स जो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में थ्योरी के लिए जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उस एप्लीकेशन में 3 है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट सीट और स्फेरिकल सेल, ठीक है। इन तीनों एप्लीकेशन को आप थ्योरी के लिए जरूर तैयार करें, कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद डाइपोल के कारण जो टॉर्क है और डाइपोल की एनर्जी, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आप थ्योरी के पर्पज से तैयार रखेंगे। अगर इस चैप्टर से थ्योरी आती है तो इन सब टॉपिक से आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर के आपके सिलेबस और उसके बारे में एनालिसिस कि किस चीज़ के लिए किस किस टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल पढ़ना चाहिए और किस पे थ्योरी। चलिए अब हम चैप्टर 2 की बात करेंगे। चैप्टर 2 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चैप्टर 2 में कौन कौन सी टॉपिक्स आपकी सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं। तो चैप्टर 2 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अ डाइपोल एंड अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी देखनी है एक सिस्टम के लिए या फिर 2 चार्जेस से बने हुए सिस्टम के लिए, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, और कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसको लेकर के आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जानना है, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अंदर अगर चार्जेस फ्री हैं या बाउंड हैं तो उसको लेकर के बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। और आगे आपको जो देखना है वह डाइलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, इसका बेसिक नॉलेज आपको पता हो। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में जानना है, ठीक है। कैपेसिटर इन कम्बिनेशन आपको पढ़ना है, सीरीज और पैरेलल दोनों में। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को का डेरिवेशन है जिसको आपको जानना है। आपको इसको 2 फॉर्म में, विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जब पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा गया है तो उसका कैपेसिटेंस क्या है, और जब उसके बीच में प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाता है तो कैपेसिटेंस क्या है। ये दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर होती है जब उसको चार्ज किया जाता है तो उसको पढ़ना है। लेकिन इस टॉपिक में आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, केवल फार्मूला, यानी कि एनर्जी जो कैपेसिटर की एनर्जी है उसको लेकर के आपको केवल फार्मूला पढ़ना है, उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बाकी जो पीछे पढ़ा है टॉपिक जो मैंने बताया है, चाहे वह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए हो या कुछ भी, उन सब का डेरिवेशन के साथ आपको फुल स्टडी करना है। केवल और केवल एक टॉपिक यानी एनर्जी ही है जिसको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। यानी उस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, बाकी सब चीज़ें भी आ सकती हैं, ठीक है।
तो ये था सेकेंड चैप्टर। अब हम आपको एनालाइज करके बताएंगे कि जो हमने एनालाइज किया है लास्ट 5 ईयर को क्वेश्चन पेपर, उसमें हम आपको जो हम निकाल पाए हैं, जिससे हमें पता चल पाया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी टॉपिक्स थ्योरी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा कि आप अच्छे से सिलेबस को पढ़ें, या अगर आपको एक अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप इतना तो कम से कम रिवाइज करके जरूर जाएं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 2 में हम लोगों ने सबसे पहले जो देखना है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंडक्टर एंड इंसुलेटर और कैपेसिटर। ये 3 पार्ट में ये पूरा चैप्टर है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया गया है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताया गया है और कैपेसिटर के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए तो इसमें न्यूमेरिकल के लिए जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वह है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेकर के न्यूमेरिकल आता है। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस को लेकर न्यूमेरिकल्स आता है, यानी कि जो ट्रायंगल शेप में आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे चार्जेस रख देगा या फिर लीनियर फॉर्म में रख देगा और रिजल्टेंट पोटेंशियल किसी पॉइंट्स पे पूछता है, तो उसको लेकर न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है। ठीक है, कैपेसिटेंस के कम्बिनेशन को लेकर के आते हैं ये प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन को लेकर के आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है। विथ डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका जो फार्मूला है उस पर भी न्यूमेरिकल्स आता है। एनर्जी और कैपेसिटर, जैसा कि मैंने पीछे बताया, इसमें तो डेरिवेशन है नहीं, न्यूमेरिकल है, तो उसको आना ही आना है। ठीक है, तो ये इतनी टॉपिक्स हैं जिस पे आपको न्यूमेरिकल अच्छे से लगा लेना है इस चैप्टर से। उसके बाद हम इस चैप्टर की थ्योरी की बात करें तो इस चैप्टर की थ्योरी में आपको आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का डेरिवेशन है विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, आपको उसे पढ़ना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए भी आता है और उसकी प्रॉपर्टी के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, बाकी थ्योरी के लिए आप कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे एनर्जी भी देख सकते हैं, वो भी आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी आप पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम यूनिट 2 की बात करेंगे। यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, जिसमें चैप्टर 3 है करंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर 3 करंट के बारे में देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस सिर्फ सीबीएसई ने इंक्लूड किया हुआ है। फिर हम उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को न्यूमेरिकल और थ्योरी के लिए आपको एनालाइज किए हुए हैं, जिसे हम आप तक रखेंगे। ठीक है, ओके। तो करंट वाले चैप्टर में हमें जो जो टॉपिक्स पढ़नी है वह इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के बारे में पढ़ना है, इन मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कैसे होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, मोबिलिटी एंड दियर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट आपको पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है लीनियर एंड नॉन लीनियर फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़नी है एंड पावर, इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी के बारे में आपको देखना है और कंडक्टिविटी के बारे में भी पढ़ना है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, और हमको जो चीज़ें पढ़नी है, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यानी सेल को लेकर के आपको पढ़ना है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल देखना है, सेल का कम्बिनेशन देखना है सीरीज और पैरेलल में, किरचॉफ रूल्स देखना है और व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ना है। तो ये आपके सिलेबस हैं जो आपको इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में देखना है। अब जो हमने लास्ट ईयर से एनालाइज किया हुआ है, तो मोस्टली क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं, वह न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल बेसिस पे इस चैप्टर से। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, यानी कि अगला है न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I=NE/VD पर आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में पड़ता है, R=ml/ यानी E²/τ जैसा फार्मूला होगा, इस पे प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं और पावर पे आती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं जिस पे आपको न्यूमेरिकल के लिए जरूर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और भी टॉपिक्स हैं न्यूमेरिकल के लिए जो हम लोग, रेजिस्टिविटी पे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, सेल पे न्यूमेरिकल आपको इंपॉर्टेंट है, यानी जो इलेक्ट्रिक सेल का टॉपिक पढ़ेंगे उस पर भी आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप जरूर पढ़ लेंगे, सर्किट डायग्राम वगैरह का। किरचॉफ रूल्स पे न्यूमेरिकल्स तो फिक्स आते ही हैं। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज को लेकर के भी आप कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की कर लेंगे। ठीक है, थ्योरी को लेकर के अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए किरचॉफ रूल्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सेल्स के कम्बिनेशन और उसके मैक्सिमम करंट की कंडीशंस को पढ़ लीजिएगा, I=NE/VD का डिफिनेशंस पढ़ लीजिएगा, ओम्स लॉ पढ़ लीजिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ओम्स लॉ को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पे ओम्स लॉ का डेरिवेशन जो किया गया है वह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और जिसमें आपका R=ml/NE² आता है, तो थ्योरी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है।
तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी जो मैंने 5 ईयर के एनालिसिस से निकाला हुआ है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए थ्योरी और न्यूमेरिकल के पर्पज़ से। ठीक है, अब हम चलिए अगले यूनिट 3 की बात करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, यूनिट 3 यानी यूनिट 3 जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, जिसमें आपके चैप्टर 4 और चैप्टर 5 देखने को मिलते हैं। तो हम लोग चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में देख लेते हैं कि सीबीएसई के द्वारा क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, तो चैप्टर 4 में क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं देखें। चैप्टर 4 में जो आपका है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, बायो-सेवर्ट लॉ और बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। ठीक है, उसके बाद एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, एम्पियर्स लॉ के बारे में है और उसके एप्लीकेशन में। और एम्पियर्स लॉ का कौन सा एप्लीकेशन है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्टेट सोलिनॉइड, और स्टेट सोलिनॉइड का केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट का मतलब उसके बारे में केवल बेसिक नॉलेज, डेरिवेशन नहीं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह या फिर उसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, सिर्फ इतना। ओके, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगता है उसको लेकर के। ठीक है, उसके बाद फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी कंडक्टर को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग देखेंगे, जिसको आपने IBL sin थीटा पढ़ा हुआ है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, और उसकी डिफिनीसन भी, और डिफिनीसन ऑफ एम्पियर, यहाँ पे आपको एम्पियर की डिफिनीसन भी डिफाइन की गई है, आप पढ़े जरूर होंगे, आपके नोट्स में होगा। तो इस चीज़ को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में करंट लूप रखा गया तो उस पर लगने वाले टॉर्क को लेकर के पढ़ना है। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम इसकी पढ़नी है। एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के फार्मूला और उसकी यूनिट को देखना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको पढ़ना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में इसकी करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, और साथ ही साथ कन्वर्जन टू अमीटर एंड वोल्ट मीटर को भी पढ़ना है। यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या, यहाँ पे कोई लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं, केवल करंट सेंसिटिविटी आपको पढ़नी है। और कन्वर्जन टू अमीटर एंड वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर को कैसे अमीटर या वोल्ट मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो था सीबीएसई का सिलेबस जो 2024-25 के एग्ज़ाम के लिए आपको डिफाइन किया गया है। इसके बाद हम लोग एनालिसिस इसको कर लेते हैं कि क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं इस चैप्टर की, न्यूमेरिकल और थ्योरी पर्पस से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, न्यूमेरिकल पर्पस से बायो-सेवर्ट लॉ पर न्यूमेरिकल आ सकता है। पैरेलल वायर के बीच में, करंट कैरिंग पैरेलल वायर के बीच में जो फोर्स लगते हैं उस पर न्यूमेरिकल आता है ज़्यादातर से। डाइपोल मोमेंट को लेकर न्यूमेरिकल आता है। सॉलिनॉइड, ठीक है, सॉलिनॉइड को लेकर के न्यूमेरिकल आता है, यानी कि जो सॉलिनॉइड है इसमें सॉलिनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको लेकर न्यूमेरिकल आता है। गैल्वेनोमीटर पर न्यूमेरिकल अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर पर न्यूमेरिकल, जैसे गैल्वेनोमीटर एज अ मीटर एंड एज अ वोल्ट मीटर जो है, तो उस पर आपको न्यूमेरिकल्स आता है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस इस पर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी सिलेबस में है, तो करंट सेंसिटिविटी पे आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, और थ्योरी तो इस पे पढ़नी है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये सीरियल से लिखे गए हैं, ये आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आप जरूर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस 2, 3, 4 हर टॉपिक पे कर लीजिएगा। ठीक है, थ्योरी पर्पज से अगर हम लोग देखा जाए तो थ्योरी पर्पज से आपको पाथ ऑफ चार्जेस, यानी जब किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कराया जाता है तो अलग अलग एंगल पे उसके पाथ कैसे हैं आपने जरूर पढ़े होंगे, कि कभी वह सी स्टेट निकल जाता है, कभी वह सर्कुलर ऑर्बिट पाथ बनाता है, तो उसकी रेडियस और उसकी वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी निकाली गई होगी, तो आप उसको जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और जब वो किसी अनदर एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है तो हेलिक्स बनाता है, इस चीज़ को भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, सॉलिनॉइड की थियरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फोर्स ऑन अ चार्ज, यानी कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में लगने वाले फोर्स इंपॉर्टेंट है। एम्पियर सर्कुलर लॉ आपका इंपॉर्टेंट है, और एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन भी पढ़िएगा, यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन उसका एप्लीकेशन भी पढ़ना है, उस पर भी थ्योरी बार बार आई हुई है। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़नी ही पढ़नी है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन भी आपको पढ़ना है। ठीक है, एप्लीकेशन में मैंने सिलेबस में मेंशन किया, आप वीडियो को रिवर्स करके उसको देख सकते हैं, तो एप्लीकेशन भी इसके आपको अच्छे से रिवाइज करना है थ्योरी के पर्पज से। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की न्यूमेरिकल और थ्योरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गई, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है अगर एक अच्छे मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है,
आगे चल के हम इस पर शॉर्ट नोट भी आप कहेंगे तो हम बना देंगे, जो पूरे चैप्टर को एक वीडियो में या 2 वीडियो में हम, या फिर चैप्टर वाइज हम शॉर्ट चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो लास्ट ईयर में आया हुआ है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, चलिए, तो आप कमेंट करिएगा अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर 5 यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैग्नेटिज्म और मैटर में जो आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट है वह बार मैग्नेट एज अ सॉलिनॉइड, केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट इसका भी चाहिए, यानी केवल उसका आपको बेसिक नॉलेज पता हो बस। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं वो पूछेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको डेरिवेशन जानना है। अलॉन्ग इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्सिस, यानी कि वही इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन को आपको यहाँ पे देखना है, और वो भी केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट देखना है, यानी केवल फार्मूला, और उस पर थोड़ा एक आध प्रॉब्लम आ सकती है बस। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल के कारण जो टॉर्क है वह आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद आपका ये भी केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट यहाँ पर, यानी मैक्सिमम टॉपिक पे केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, यानी कि डेरिवेशन यहाँ से नहीं आना है। ठीक है, डेरिवेशन आपका जो डाइपोल का है वह फर्स्ट चैप्टर से ही ले लेगा। यहाँ मैग्नेटिज्म से केवल उसका क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट आपको पता हो, मतलब कि उस आपको फार्मूला पता हो और उस पर 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिएगा और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बस यही आपको यहाँ पे अच्छे से तैयार करना है, डेरिवेशन नहीं। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, आपको मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, पैरामैग्नेटिक्स, डाया और फेरो। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आता ही है क्वेश्चंस। और उसके बाद मैग्नेटिक सब्सटेंस विथ एग्जाम्पल्स, आपको मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा कि मैंने बताया एग्जाम्पल के साथ, और मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे, डाया पैरा फेरो पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये था 5th चैप्टर जो सीबीएसई ने आपके लिए सिलेबस को रिलीज़ किया हुआ। अब हम लोग इसके एनालिसिस को करते हैं कि क्या चीज़ें ज़्यादा मोस्टली आपको पढ़नी है अच्छे से। ठीक है, तो चैप्टर 5 में आपको सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन एंड मैटर में न्यूमेरिकल के पर्पज से आपको टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल देखना है। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स के लिए बस यही टॉपिक है, यहाँ से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं आते, और उसके बाद आते भी नहीं है, नहीं तो आपको सारी टॉपिक्स पे अब एक न्यूमेरिकल लगा के देख सकते हैं, जैसा कि सीबीएसई के सिलेबस को मैंने मेंशन किया है। थ्योरी पर्पज से आपको टॉर्क पढ़ना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, मतलब कि मैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, डाया पैरा और फेरो को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है डाया पैरा और फेरो मैग्नेटिक पर, ये आपको अच्छे से स्टडी करना है, जिसमें आपका क्यूरी का लॉ दिया गया है उसको आपको अच्छे से स्टडी करना है, और सभी मैग्नेटिक सब्सटेंस को एग्जाम्पल अच्छे से जान जाइएगा कि इस पार्टिकुलर टाइप के एग्जाम्पल किस टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल में आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि किसी ससेप्टिबिलिटी या फिर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसी सब्सटेंस की इतनी है तो बताइए किस तरह का मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, किसी मैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी या परमिएबिलिटी नेगेटिव है तो बताइए ये किस टाइप्स के मैग्नेटिक मटेरियल में आएगा, डाया में आएगा, पैरा में आएगा, फेरो में आएगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस वगैरह सिलेबस में आपके नहीं है। ठीक है, तो चलिए, ये तो था चैप्टर 5। अब फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर और कुछ भी जानना है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम जरूर उसका आंसर करेंगे आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग यूनिट 4 की बात करते हैं। चलिए, यूनिट 4 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जो कि हमारा यूनिट 4 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। इसमें हम लोग देखते हैं सीबीएसई ने क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले चैप्टर 6 अल्टरनेटिंग करंट, हम इसको देख लेते हैं। इसमें सीबीएसई ने क्या क्या मेंशन किया हुआ है। अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपका जो है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सॉरी, ये गलती से लिखा गया है आपका अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, हाँ, तो ये आपका सिलेबस में आपके मेंशन है। ठीक है, तो चैप्टर 6 आपका क्या है, आपका चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपको जो पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, फैराडे लॉ पढ़ना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ना है और इंड्यूस्ड करंट पढ़ना है, लेंज लॉ पढ़ना है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इतने टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो अब हम इसके इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस है। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंस है वह यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, ये चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको न्यूमेरिकल पर्पस से जो इंपॉर्टेंट है वह है फैराडे लॉ,
सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इन टॉपिक्स पे आप न्यूमेरिकल अच्छे से लगा लीजिएगा। थ्योरी पर्पज से आप लेंज लॉ पढ़ लीजिएगा, और फैराडे लॉ का और लेंज लॉ का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है उस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स एक्टिविटी टाइप्स के आते हैं, तो आप उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो मोस्टली आपको अच्छे से पढ़नी है। किस चैप्टर की है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये चैप्टर का है ये। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये अल्टरनेटिंग करंट का नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नहीं है, ये अल्टरनेटिंग करंट का नहीं है। क्लियर? ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये चीज़ें आपको पढ़नी है। चलिए अब चैप्टर 7 यानी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में देखते हैं हम लोग। अल्टरनेटिंग करंट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस है। तो अल्टरनेटिंग करंट में जो आपका सिलेबस है जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया हुआ आप देख सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट्स, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट्स और वोल्टेज, रिएक्टेंट्स एंड इम्पीडेंस, एलसीआर सीरीज सर्किट देखना है। इसका केवल फेजर डायग्राम आपको देखना है और बाकी सब चीज़ें डेरिवेशन वगैरह नहीं देखना है। ठीक है, केवल फेजर डायग्राम। उसके बाद आपका रेजोनेंस की कंडीशन देखनी है, पावर देखनी है एसी सर्किट की, पावर फैक्टर देखना है, वाटलेस करंट क्या होती है, और एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। ये आपके सिलेबस में यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस की हम लोग बात कर लें तो न्यूमेरिकल पर्पज से आपकी पीक वैल्यू ऑफ द करंट यहाँ से न्यूमेरिकल्स आता है, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आता है, इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए आपके न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं लास्ट ईयर में, पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आता है। ठीक है, रेजोनेंस की कंडीशन में दे करके इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए भी आता है, और ट्रांसफार्मर पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल पर्पज से इन पर न्यूमेरिकल लगा लेना चाहिए। ठीक है, थ्योरी पर्पज से हम लोग बात करें तो एलसीआर सर्किट जिसमें आपको फेजर डायग्राम बनाने के लिए आएगा। तो एलसीआर, एल सी और आर अलग अलग नहीं, केवल एलसीआर का आपको देखना है। ठीक है, इसकी रेजोनेंस कंडीशन के लिए देख लीजिएगा फार्मूला, ट्रांसफार्मर थ्योरी और एसी जनरेटर। ठीक है, ये इतनी टॉपिक्स हैं जो आपके थ्योरी पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस सर्किट में केवल एलसीआर और उसका भी फेजर डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं, और साथ ही साथ आपका एल सी और आर अलग अलग जो सर्किट हैं उनको भी आपको नहीं पढ़ना है, केवल ये सिलेबस में है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस भी आपके लिए ये है। क्लियर? चलिए अब हम लोग यूनिट 5 देखते हैं। यूनिट 5 हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें क्या क्या चीज़ें सीबीएसई ने मेंशन की हुई है? इसमें सीबीएसई ने मेंशन किया हुआ है आपका बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट के बेसिक आइडियाज़ के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स, दियर ट्रांसवर्स नेचर, उसके ट्रांसवर्स नेचर के बारे में, जो कि केवल क्वालिटेटिव आइडियाज़ ओनली। ठीक है, न कि आपको उस पर न्यूमेरिकल या फिर बहुत ज़्यादा उस पर आपको बहुत ट्रीटमेंट करना है, नहीं, केवल आपको बेसिक नॉलेज थोड़ा होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, जिसपे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे फार्मूला पता हो आपको, यही सब थोड़ा बहुत। ठीक है, एमसीक्यू टाइप में आपके क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको पता हो, जिसमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट दियर यूजेस, यानी कि इनके यूजेस को लेकर के जो आपके फैक्ट्स हैं उसको, कि इन रेज का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस फ्रीक्वेंसी की रेज किस काम में आती है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो आप ऐसा स्पेक्ट्रम को लेके आप स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, बात करें हम इसमें न्यूमेरिकल को, डिस्प्लेसमेंट करंट को लेकर न्यूमेरिकल आ सकता है, आएगा तो आएगा, नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आप यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं भी पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा। थ्योरी को लेकर के आपको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ना है, फैक्ट के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसीज और वेवलेंथ को लेकर के, उसकी एनर्जीज को लेकर, और उनके यूजेस कहाँ कहाँ कौन सी वेव का यूज़ होता है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, कभी कभी कैंसर के इलाज में कौन सी वेव का यूज होता है, या ये पार्टिकुलर वेव की फ्रिक्वेंसी इतनी है तो इसका यूज कहाँ होता है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। और डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, डिफिनीसन भी यहाँ से पूछ सकता है, उसका कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछ सकता है। तो ये चैप्टर 8 की थ्योरी और न्यूमेरिकल आपके लिए था। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट यूनिट और चैप्टर 9 देखते हैं। चलिए यूनिट 6 आपको देखना है, चैप्टर 9 जो कि आपका है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी यूनिट 6 आपकी ऑप्टिक्स है, जिसमें पहला चैप्टर है, यानी 9 वाला चैप्टर हम लोग बात करेंगे रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। इसमें क्या क्या सिलेबस में आपके मेंशन है? तो इसमें जो चीज़ें मेंशन है वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर फार्मूला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ऑप्टिकल फाइबर्स, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, लेंसेज, थिन लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला,
मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस, कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, क्योंकि यहाँ पे थिन लेंसेज का 2 तरह का डेरिवेशन है लेकिन आपके सिलेबस में इन कॉन्टैक्ट का केवल है, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, ठीक है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है और उसका प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के बारे में आपको जानकारी लेनी है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में केवल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसमें भी रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप दोनों आपको पढ़ना है। और दियर मैग्निफिकेशन पावर, और मैग्निफिकेशन पावर आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये रे ऑप्टिक्स को लेकर सिलेबस था। अब एनालिसिस के बेसिस पे क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिए। चलिए, चैप्टर 9 में आपको न्यूमेरिकल पर्पस से जो टॉपिक्स इंक्लूड करनी है उसमें देखिए आपको स्नेल्स लॉ अच्छे से पढ़ना है। स्नेल्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जो आपका फार्मूला है, यानी कि साइन आई सी क्रिटिकल एंगल को लेके कि साइन आई सी इक्वल टू 1/n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके, तो इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। लेंस मेकर फार्मूला पर आपका न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, जो लेंस मेकर फार्मूला है उस पर न्यूमेरिकल आता है। और मैग्निफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो मैग्निफिकेशन है उस पर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। माइक्रोस्कोप का भी और टेलीस्कोप का भी फार्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए इसके लिए आपको। रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, यानी स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन का फार्मूला डिराइव किया गया है उस फार्मूले पे न्यूमेरिकल अच्छा खासा आता है। वह फार्मूला आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ में रिलेशन भी बताता है, तो उस पर अक्सर न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। तो ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर आप जरूर अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल अच्छे से आप लगा लीजिएगा और मैग्निफिकेशन पर भी, ठीक है। इन दोनों पे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी सब भी जरूरी हैं आपके लिए, ठीक है। थ्योरी पर्पस से बात करें तो थ्योरी पर्पस से क्या इंपॉर्टेंट, थ्योरी पर्पस से आपके लिए फिफ्थ टॉपिक, फिफ्थ का मतलब आप ऊपर से देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी ये थ्योरी पर्पस से आपके लिए ये वाली टॉपिक जो है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, इसका डेरिवेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हेंस प्रूव द लेंस मेकर फार्मूला, इसी में आपका इंक्लूड होता है हमेशा लेंस मेकर फार्मूला भी, जब भी आता है ये दोनों साथ में आते हैं, ठीक है। थ्रू द रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन और लेंस मेकर फार्मूला को दिखाने के लिए आता है, ठीक है। और थिन लेंस फार्मूला आपको पढ़ना है। फोर्थ टॉपिक की बात करेंगे तो फोर्थ टॉपिक यानी आपकी फोर्थ टॉपिक है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो ऊपर के पॉइंट में मेंशन है उसी को हम फोर्थ टॉपिक कह रहे हैं, यानी कि जो कि है आपके ऑप्टिकल मैग्निफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर को लेकर डेरिवेशन जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर यहाँ से आएगा तो यहाँ से डेरिवेशन देगा ही देगा वो, इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और थ्योरी में आपको ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बेसिक नॉलेज हो, ऑप्टिकल फाइबर भी आपका थ्योरी में पूछता है, ठीक है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पर बेस्ड है। तो ये कुछ टॉपिक्स से जो थ्योरी और न्यूमेरिकल के लिए आपकी इंपॉर्टेंस है, तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। वैसे इस चैप्टर से ज़्यादातर से न्यूमेरिकल्स ही आए हुए हैं लास्ट ईयर में, और भी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो दी गई फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक से आए हुए हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस चैप्टर में आप न्यूमेरिकल पर ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा और थ्योरी के पर्पज से आप इन सब थ्योरीज को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स का क्या क्या सिलेबस सीबीएसई ने मेंशन किया हुआ है। चलिए, चैप्टर 10 यानी वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस है, तो वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट और हाइजेंस प्रिंसिपल्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव कराया गया होगा तो उसको, ठीक है, प्लेन सरफेस पर वेव फ्रंट का यूज करके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करके, इंटरफेरेंस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और उसका फ्रिंज विड्थ को लेकर के जो एक्सप्रेशन कराया गया है वो। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना होगा कि लिखा हुआ है कि नो डेरिवेशंस, फाइनल एक्सप्रेशन ओनली, यानी कि केवल आपको फाइनल एक्सप्रेशन आपका फ्रिंज विड्थ का तैयार हो, जिसपे वो न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं या फार्मूला एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं, तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। डेरिवेशन आपका नहीं है फ्रिंज विड्थ का, ठीक है, सिलेबस में। कोहेरेंट सोर्सेस एंड सस्टेन इंटरफेरेंस, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं और सस्टेन इंटरफेरेंस क्या होता है लाइट का, उस पर आपका थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, तो अच्छे से थ्योरी पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन की थ्योरी क्या है और उसमें कोई डेरिवेशन है तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन टॉपिक में ही सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ के लिए फार्मूला है, तो उसका डेरिवेशन है तो डेरिवेशन पढ़ लीजिएगा और न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इंटरफेरेंस में केवल न्यूमेरिकल और फार्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिफ्रैक्शन में यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है उसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट केवल यहाँ पे जरूरी है, सॉरी, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ को लेकर के भी केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, यानी यहाँ पे भी डेरिवेशन आपका नहीं है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन में भी और इंटरफेरेंस में दोनों में ही आपका जो विड्थ है
ठीक है। उसमें इंटरफेरेंस में आपका देख रहे हैं कि जो विड्थ है वह है आपका एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ, वहाँ से केवल क्वालिटेटिव यानी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम और फार्मूला, और उसके बाद आपका सेंट्रल मैक्सिमा को लेकर के भी केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ही आपको अच्छे से तैयार हो, नो डेरिवेशन। ठीक है। तो इसमें हम इंपॉर्टेंस की बात कर लें तो इंपॉर्टेंस आपका फ्रिंज विड्थ है, इंटेंसिटी यानी कि फ्रिंज विड्थ में ही आप इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किए होंगे तो उस पर न्यूमेरिकल्स आता है, अच्छे से पढ़िए। डिफ्रैक्शन में आपका विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, और सेंट्रल मैक्सिमा ये डेरिवेशन जो कि अभी न्यूमेरिकल्स को लेके, इस पे न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से, वैसे भी आपने देखा कि सिलेबस में ज़्यादातर से टॉपिक्स पे यहाँ पे न्यूमेरिकल ही मेंशन किया गया है और कॉन्सेप्ट ही, डेरिवेशन को नहीं बोला गया है। तो आप ये सब जो टॉपिक्स हैं आप थ्योरी के लिए जो टॉपिक्स यहाँ लिखी गई हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल पे थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉ को यहाँ प्रूव कराया गया होगा तो उसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोहेरेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ लीजिएगा और डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट को लेके जो नॉलेज है उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तो ये थ्योरी के लिए इतनी ही टॉपिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये सब टॉपिक्स जो हैं वह सेंट्रल मैक्सिमा और फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस में और इंटेंसिटी पर, इन तीनों टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल यानी देखेंगे बहुत से न्यूमेरिकल्स होंगे जो इंटेंसिटी को लेके होंगे, सेंट्रल मैक्सिमा निकालने के लिए होंगे, फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करने के लिए होंगे। तो आप इन पे अच्छे से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हर टॉपिक्स पे 4-5 न्यूमेरिकल्स अच्छे से लगा लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के। क्लियर। तो ये था यहाँ का इंपॉर्टेंस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट और नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चलिए यूनिट 7 डुअल नेचर एंड मैटर को लेकर के हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं, जिसमें चैप्टर 11 है डुअल नेचर एंड रेडिएशन। ठीक है। तो डुअल नेचर एंड रेडिएशन में सीबीएसई ने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई है, इसमें सीबीएसई ने जो मेंशन की हुई है वह डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का डुअल नेचर के बारे में आपको नॉलेज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, हर्ज और निलार्ज का जो ऑब्जर्वेशन है उसको लेकर के आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस पढ़ लीजिएगा। इसका आइंस्टीन ने यहाँ पर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया, यानी लाइट के पार्टिकल नेचर को बताया है, उसको लेकर थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है उसको आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है मैटर वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो मैटर वेव्स यानी कि वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल पढ़ना है, यानी वेव का पार्टिकल नेचर अच्छे से स्टडी करना है, जिसको लेकर के डी ब्रॉगली ने एक रिलेशन दिया हुआ है और वेवलेंथ का फार्मूला बताया है। तो आप उसको चीज़ों को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम इस चैप्टर में इंपॉर्टेंस चीज़ों को देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंस है वह डुअल नेचर एंड मैटर में आप न्यूमेरिकल पर्पज से आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस होगा और डी ब्रॉगली रिलेशंस के लिए वेवलेंथ का फार्मूला होगा, लैम्डा इक्वल टू h/p के फॉर्म का, या p इक्वल टू mb भी लिखा हो गया। ठीक है। तो और आइंस्टीन का एक इक्वेशन होगा यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दिया होगा। तो इन दोनों टॉपिक्स में न्यूमेरिकल आप लगा लीजिएगा, 2-2 3-3 न्यूमेरिकल लगा लेंगे, बहुत हो जाएगा। ठीक है। थ्योरी को लेकर के अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो क्या, इस चैप्टर में थ्योरी आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसकी वो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपको दिया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है, इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है फोटो करंट पर, ये सब ग्राफ वाइज आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, आपके नोट्स में होगा और टीचर्स ने पढ़ाया भी होगा आपको अच्छे से। ठीक है। तो आप इस चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी, यानी कि जो फोटो करंट है उस पर इंटेंसिटी का क्या फ़र्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी का क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट है, तो उन सब चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। हर्ज और लेनार्ड्स के ऑब्जर्वेशन को आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये थ्योरी पर्पस से ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरी पर्पस से। ठीक है। 4-5 पॉइंट हैं इसमें, उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चैप्टर 12 की बात करेंगे, एटम की, जो यूनिट 8 में आता है, यानी 8वीं यूनिट आपकी चैप्टर 12। 8वीं यूनिट का जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर 12 है, यानी कि एटम की हम लोग बात कर लेते हैं। क्या क्या सिलेबस में मेंशन है सीबीएसई के सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन है वह है आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, यानी रदरफोर्ड का एटम को लेकर जो मॉडल दिया गया है, बोर ने जो मॉडल दिया है हाइड्रोजन एटम को लेकर के, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट। ठीक है, यानी कि nth ऑर्बिट के रेडियस का एक्सप्रेशन आपका जरूरी है, वेलोसिटी और एनर्जी जरूरी है इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, यानी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जरूरी है। और लेकिन यहाँ पर आपको केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट पढ़नी है, यानी कि डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डेरिवेशन आपको नहीं देखना है कि अलग अलग डेरिवेशन जो दिया है उस चीज़ को आपको स्टडी नहीं करना है, केवल वहाँ पे आपको
न्यूमेरिकल और फार्मूले बेस्ड पे, कॉन्सेप्ट बेस्ड पे आपको केवल यहाँ पे वर्क करना है, किसमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर, ठीक है। बाकी ऊपर की सारी थ्योरीज इंक्लूड करना है, ठीक है। चलिए एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं। तो थ्योरी बेसिस पे आपको रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बोर का मॉडल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में जो एनर्जी है उसको लेकर के डेरिवेशन, और रेडियस को लेकर भी डेरिवेशन आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल पर्पज से हाइड्रोजन लाइन का स्पेक्ट्रम पर आप न्यूमेरिकल अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आप 2-4 बार न्यूमेरिकल को आप कम से कम 8 से 10 न्यूमेरिकल्स लगा लीजिएगा इन पे, जिसमें वेवलेंथ को लेकर के जो आपका पीफुंड है और आपका लाइमन, बामर, पाशन, ये सब सीरीज़ हैं, तो इसको लेकर के न्यूमेरिकल आपके हैं, तो आप इस पर 10-15 न्यूमेरिकल्स कम से कम आप लगा लीजिएगा वेवलेंथ और टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम को लेकर के, ठीक है। वेवलेंथ दिए रहेगा, पूछेगा ये किस टाइप का स्पेक्ट्रम है, लाइमन है, बामर है, पाशन है, ठीक है। और साथ ही साथ इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी जोड़ता है कि कौन सी सीरीज किस तरह का रेडिएशन निकालता है। जैसे लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज है, तो ये कौन से स्पेक्ट्रम को निकालते हैं, तो इस पर न्यूमेरिकल्स टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एटम वाले चैप्टर का। चलिए अब चैप्टर 13 न्यूक्लियाई पे हम लोग बात करते हैं। चैप्टर 13 न्यूक्लियाई में सीबीएसई ने जो जो चीज़ें मेंशन की है वह है आपका कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्सेस, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर, ठीक है। ये ग्राफ दिया होगा आपके बुक में, उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आता है, ठीक है, इस टॉपिक को लेकर के, ये एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर जो है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। ये इतनी टॉपिक्स आपकी न्यूक्लियाई में मेंशन की गई है सीबीएसई के द्वारा। तो जो इंपॉर्टेंस है आपकी वह है न्यूक्लियर फिजन, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन अच्छे से पढ़ लीजिएगा थ्योरी पर्पज से, बाइंडिंग एनर्जी विथ मास नंबर का जो रिलेशन है इस पर ग्राफ के फॉर्म में आपका थ्योरी होगा, तो अच्छे से ग्राफ को स्टडी कर लीजिएगा। 1-2 लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिएगा इस टॉपिक पे कैसे आते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, थ्योरी पर्पज से। और न्यूमेरिकल पर्पज से आप मास डिफेक्ट पे न्यूमेरिकल तैयार कर लीजिएगा। इस चैप्टर से मास डिफेक्ट पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिट 9 जो कि लास्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हम लोग इसके बारे में आप लोग पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जिसमें चैप्टर 14 है, यानी कि सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। तो आपके सिलेबस में क्या क्या है सीबीएसई ने मेंशन किया है, तो इस चैप्टर में जो सीबीएसई ने मेंशन किया हुआ है वह एनर्जी बॉन्ड इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में एनर्जी बॉन्ड के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। केवल क्वालिटेटिव आइडियाज रहने चाहिए, यानी थ्योरी बेसिस पे आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप के बारे में अच्छे से नॉलेज हो आपको। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सेमीकंडक्टर डायोड जो कि है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड, यानी ये पीएन जंक्शन डायोड जो है उसके एप्लीकेशन में केवल और केवल एक आपको तैयार रखना है कि डायोड एज अ रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, दोनों थ्योरेटिकल बेसिस पे अच्छे से तैयार होना चाहिए। ये चैप्टर बेसिकली आपको थ्योरी रूप से ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स यहाँ से नहीं आते हैं, बहुत रेयर केस होगा तो देगा, नहीं तो नहीं आते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है जो आपको अच्छे से पढ़ना है, जो मैंने एनालिसिस किया है वो आप देख लीजिए। सिलेबस के बेसिस पे आपको एनर्जी बॉन्ड अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यानी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ग्राफ बना के बॉन्ड आ जाता है, या कभी आपको बॉन्ड को दिखाना होता है ग्राफ के फॉर्म में, इस तरह से आपका कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का एनर्जी बॉन्ड बनाने के लिए आता है, तो आप बनाएं और उसके बारे में भी अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पीएन जंक्शन के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, उसमें जो जो भी टर्म्स आते हैं अंदर, उसके जो जो भी टर्म है उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जिसमें आपका कई चीज़ें, रेजिस्टेंस, पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस, जंक्शन रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी बायसिंग, यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, इसकी रिवर्स बायसिंग कैसे होती है, उसका एक्शन रिएक्शंस, अच्छे से एक्टिविटीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड को अच्छे से, उसकी फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग को, ठीक है, थ्योरी बेसिस पे। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिएगा आप पीएन जंक्शन डायोड की, ठीक है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बायस में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका प्रैक्टिकल भी है आपके सिलेबस में, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रेक्टिफायर, आपको इसके एप्लीकेशन में रेक्टिफायर यानी फुल वेव और हाफ वेव दोनों ही रेक्टिफायर को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। और फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग तो आपको अच्छे से पढ़नी ही है। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपके थियरी बेसिस पे इंपॉर्टेंस हैं लास्ट चैप्टर की, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सिलेबस अच्छे से समझाने की, आपको समझ में भी आ गया होगा, और साथ ही साथ मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर टॉपिक्स में, हर चैप्टर में इंपॉर्टेंस भी बता सकें कि किससे ज़्यादा थ्योरी और किससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं,
मैंने इस चीज़ को लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर से इन चीज़ों को निकाला है कि हाँ ये सब टॉपिक्स जो हैं वह ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसको आपको शॉर्ट में अच्छे से पढ़ना है उसका नोट्स बनाना है। और फिर भी अगर आपको कोई सिलेबस में प्रॉब्लम है, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से फिर से चीज़ों को उस चीज़ को समझा दूंगा एक नया वीडियो बना करके, या फिर मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आप प्रैक्टिस वीडियो चाहते हैं चैप्टर वाइज लेकर के या फिर टॉपिक वाइज लेकर के, तो आप हमें कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमें 100 से ज़्यादा कमेंट मिलते हैं तो हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे और बहुत ही अच्छे से आपके लेवल पे बनाएंगे, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज लास्ट ईयर क्वेश्चंस को पढ़ाते हुए, ठीक है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाकी प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो आपको अगले वीडियो में प्रैक्टिकल के सिलेबस को भी मेंशन कर देंगे। अभी ये केवल थ्योरी का सिलेबस था जो कि सब्जेक्ट का था। प्रैक्टिकल के सिलेबस को हम लोग बाद में अगले वीडियो में मेंशन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।